इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट आपका री एग्जाम का हुआ था यूजीसी नेट ज्योग्राफी का, तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। मोस्टली जो क्वेश्चन मुझे याद आए और स्टूडेंट ने बताए थे वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे विद आंसर की के साथ हम देखने वाले हैं। जो जो क्वेश्चन हमें याद है इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन ठीक है, और एक मतलब आंसर की न जाए तब तक आपको ठीक है, आपको एक सांत्वना सी मिलेगी थोड़ी सी कि मेरे इतने ठीक है नेट हो जाएगा क्या, थोड़ी मतलब पता चलेगा क्या क्या आपने लगाया था तो आपको भी याद होंगे। और हमारे जो नोट्स हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्यूरेट हमारे जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं उनसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, काफ़ी 30 से 40 क्वेश्चन हमारे नोट से आए हैं। डायरेक्ट मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। यहाँ और फेक चैनल वालों की तरह नहीं है कि हमारे नोट्स से आए, हम बिल्कुल रियल में दिखाएंगे। ठीक है, नोट्स जो हमारे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो आए थे। ठीक है, चलिएगा हम यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, पैराग्राफ के अंदर था, तो पैराग्राफ के नीचे दे रखा था। तो ये सीधा क्वेश्चन था, HCT किसने दी थी, तो ये गेरियो ने दी थी। आपका जो जून के अंदर 18 जून को ये क्वेश्चन आया था, आपका डायग्राम में आया था HCT वाला। तो अब की बार पड़ोसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दे दिया, सीधा पूछ लिया कि HCT किसने दी, तो गेरियो ने दी थी। ठीक है, और मेगालोपोलिस वह जीन गार्टमैन ये, और दूसरा आपका सन्नगर यानी कि कॉन्वर्बेशन पैट्रिक गेडिज। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजिंग होते हैं, जिस स्टूडेंट ने अच्छे से याद किया होगा ठीक है, तो वो इन दोनों का सही आंसर लगा के आया होगा। अगर कंफ्यूजिंग में थे तो एक के साथ 2 क्वेश्चन गलत थे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो ये आपका मेगालोपोलिस है वो जीन गार्टमैन है, और कॉन्वर्बेशन वो पैट्रिक गेडिज है। तो ये आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। चौथा क्वेश्चन था आपका ज्योग्राफी ऑफ पीस, ये किसकी है, तो आपके रिमलैंड सिद्धांत से ऐसे पूछा गया था। हालांकि ये स्पाइकमैन की है ज्योग्राफी ऑफ पीस जो पुस्तक है, लेकिन ये किस सिद्धांत से संबंधित है ये पूछ रखा था। तो रिमलैंड जो आपका 18 जून को पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो स्पाइकमैन ने किस शक्ति पर बल दिया था, तो उसका आ जाएगा आपका किस पर, समुद्रीय शक्ति पर। ये क्वेश्चन जून वाले में पूछा था। तो अब की बार पड़ोसी कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि जो ये आपका कि कब मले इससे रिलेटेड पुस्तक का पूछ लिया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका था एक क्वेश्चन था आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ये सेम ऑप्शन थे उसके अंदर। ठीक है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्या क्वेश्चन था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का था कि जो आपका है, एक मिनट कैमरा बंद ही कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत सी आ रही है। चलो सीधा ही वैसे ही रहने देते। चलो आप देखिएगा, तो एक आपका क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी का इसके अंदर पूछ रखा था कि कौन सा जो है मतदान के व्यवहार को प्रभावित नहीं करता। तो इसके अंदर आयु आएगा। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसके अंदर चमत्कारी नेता आएगा, ऐसा नहीं आएगा। यहाँ ये पूछा गया है कि आपके जो मतदान का व्यवहार है, यानी कि आपकी कई ये कहेंगे कि 18 साल एज होनी चाहिए वोट डालने के लिए, तभी वोट डाल सकते हैं। वो चीज़ यहाँ नहीं पूछेगी। यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं पूछेगी वोट मतदान के लिए। यहाँ ये पूछा गया है कि अगर आपका वोट बन गया है, 18 साल के बाद आपका वोट बन जाता है, तो उसके बाद आप किसको वोट दो, कि ये आपकी एज पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके व्यवहार किस चीज़ से प्रभावित होते हैं। तो ये आपका आयु आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में क्या है, जो आपका ये है ना, उसके अंदर भूजोत का आकार दे रखा है, तो ऐसे ऑप्शन में था। तो अब की बार भूजोत की जगह आपका आयु डाल दिया गया ऑप्शन, ताकि कंफ्यूजिंग हो जाए स्टूडेंट की। प्रीवियस ईयर में तो भूजोत का आकार है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी, तो इसका ये हो जाएगा। ये बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर बहुत बार रिपीट हो चुका है, मतलब 2012, 13, 14 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इतिहास का भूगोल दृष्टि से अध्ययन तथा भूगोल का इतिहास दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए, किसने कहा था, हेरोडोटस ने कहा था। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफिकल थॉट से आया हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा अब की बार यूनिक क्वेश्चन दिया गया, लेकिन हालांकि जिसको मतलब ये मुख्यालय याद थे, जो आप जितने भी व्यापारिक संगठन है उनके मुख्यालय याद थे, तो उनका आपको भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ पूछा गया था, इक्वेटर से पोल की तरफ पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था। अगर आपको पता है कि जैसे कि आपका आसियान है, आसियान का कहाँ है मुख्यालय आपका, जो आपका आसियान का कहाँ है आपका, जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, सार्क का कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, आप लोकेशन देखेंगे तो। और दूसरा आपका ओपेक का कहाँ है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, और आपका
ऑस्ट्रिया के अंदर है, तो स्क्वायर EU का ब्रुसेल्स में है। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं मैप में लोकेशन देख करके, तो ये इसका इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा आसियान, सार्क, ओपेक और EU यानी कि यूरोपीय यूनियन संगठन, जो आपका सबसे ज़्यादा सदस्य इसी के हैं। अगली बार ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगली बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा संगठन मतलब किसके, उसके अंदर सीक्वेंस में लगाए। तो आपके यूरोपीय यूनियन के कितने 28 है, ठीक है। आपके सार्क के कितने 8 है, आसियान के कितने हैं आपके 10 हैं, और ओपेक के सदस्य देश पहले 14 थे, ये 13 हो गए हैं, ठीक है। वेनेजुएला इसके अंदर से निकल गया है, कतर भी इसकी सदस्यता छोड़ चुका है, ठीक है। तो काला कानून अनुसार भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप इनको याद रख सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आगे आ सकता है, क्योंकि पिछली बार जून के अंदर यही क्वेश्चन देखिएगा, पड़ोसी कॉन्सेप्ट उठाया गया है। 18 जून का पेपर देख लीजिएगा, उसके अंदर जो आपका ना इनके जो मुख्यालय है उनका मैचिंग में क्वेश्चन आया था। तो अब की बार एग्जामिनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उसने पड़ोसी कॉन्सेप्ट यूज किया और क्या करा कि जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको क्या कर दिया, जो क्वेश्चन 18 जून का आया था उसी से रिलेटेड पड़ोसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये होता है कि आप पेपर को एनालिसिस कुछ इस प्रकार से करें। प्रीवियस ईयर को सिर्फ पढ़ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको एनालिसिस करें, पड़ोसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, आपका क्वेश्चन था, इसके अंदर आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि कुछ स्टेटमेंट दे रखी थी जो लेविस मम्फोर्ड ने जो दिए थे, 6 स्टेजेस दी थी, पोलिस, नेक्रोपोलिस, ट्राइनोपोलिस, नेक्रोपोलिस, ऐसे करके आपकी 6 वर्ड्स हैं जिनको सीक्वेंस में याद रखना होता है। लेकिन यहाँ उनसे रिलेटेड एक के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था, तो इसका आपका ऑप्शन, इसका आपका ईओपोलिस आएगा, ठीक है। क्योंकि जो पोलिस है वो पहली स्टेज है, और ईओपोलिस में ऐसे पूछा गया था कि कोई नगर है अपने प्राचीन विशेषताओं को भी साथ में रखता है, थोड़ा सा विकसित हो जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, और ऑप्शन में ये दे रखे थे। तो ये क्वेश्चन था आपका। दूसरा आपका क्वेश्चन था कोपेन क्लासिफिकेशन। भाई साहब, आपका जून के अंदर भी कोपेन का क्लासिफिकेशन का मैचिंग का क्वेश्चन आया था। डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, पड़ोसी कॉन्सेप्ट फिर रिपीट हुआ। यहाँ लेटर दे रखे थे BSH CS, यही लेटर दिए हुए थे। तो AW आपके समानातुल्य जलवायु है, CS आपकी भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु है, सॉरी BSH है आपकी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, और AS का आपका एक और आ जाएगा इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये मैचिंग का क्वेश्चन था, आराम से निकल गया होगा आपका। ये आपका जून वाला ही रिपीटेड क्वेश्चन है, जून में ही ये क्वेश्चन आया था कि जो डेविस का अपर्दन चक्कर है, वो मॉडल है, उससे रिलेटेड है, उन्होंने काम किया जो भी, वो किन से प्रभावित है, वो डार्विनवाद से प्रभावित है। तो डार्विनवाद की जो थ्योरी है, ऑर्गेन ऑफ द स्पीसीज, यानी कि जैसे कि जीव है, विकास करता है, अपनी जन्मता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो मर जाता है। इसी प्रकार जो डेविस ने जो अपर्दन की 3 अवस्थाएं बताई थी, जो आपकी क्या होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था या जीर्णावस्था। तो इसी प्रकार डार्विन से प्रभावित होकर के इन्होंने अपना अपर्दन चक्कर मॉडल जो दिया था। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। और एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ था आपका, कौन सी धारा इनमें से ठंडी धारा है। तो लेब्राडोर की धारा ठंडी है, हर किसी को पता है। ऑप्शन में और भी धाराएं दी थी, तो एक ही धारा ऑप्शन में थी कि लेब्राडोर की धारा जो ठंडी धारा है। अगला क्वेश्चन है कि आपका एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमि सुधार में से क्या सुधार, जो भूमि सुधार आंदोलन था भारत के अंदर, उसमें क्या सुधार नहीं कर पाए। तो इसके अंदर ऑप्शन ये दिया हुआ था कि कृषि की मानसून पर निर्भरता। देखिएगा, ये आज भी सुधार नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने भूमि सुधार किया था, ना कि मानसून पर निर्भरता, ठीक है। ये आज भी सिचुएशन बनी हुई है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कि महासागरों में जल की ऊर्ध्वाधर गति किस कारण होती है। तो इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर 4 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट के अंदर 4 क्वेश्चन थे घनत्व के कारण। तो घनत्व के कारण, डेंसिटी के कारण क्या होता है कि अगर जल का घनत्व ज़्यादा होता है तो जल के नीचे की तरफ चला जाता है, थोड़ा नीचे हो जाता है, और घनत्व कम होता है जल फैलता है। तो इसके कारण जो क्या है, ऊर्ध्वाधर गति, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में क्या जल की गति होती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था, एक्वेमैन स्पाइरल किससे संबंधित है। एक्वेमैन स्पाइरल है जो महासागर की सतह पर जो धाराएं चलती है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन था, ऐसे पूछा रखा था। तो इसका ऑप्शन में ये ऑप्शन दे रखा था, तो मेरा जो राइट आंसर वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ओशिनोग्राफी की बुक में जाएंगे तो महासागरीय धारा पढ़ेंगे, तो वहाँ डायग्राम के अंदर दिखा रखा है कि 90 वो आपका 45 डिग्री के एंगल पर जो चेंज हो जाता है एक्वेमैन के कारण, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस जून में 18 जून को ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था।
अगला देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल ढालों वाला, और ये अपने बिल्कुल नोट्स में बिल्कुल एक्यूरेट दे रखा है। मैं अपने नोट्स दिखा सकता हूँ आपको, नोट्स देखिएगा, उसके अंदर एक्यूरेट दे रखा है। मैंने नोट्स जो बनाए थे ये देखिएगा बिल्कुल नोट्स से उठा रखा है मैंने, नोट्स जो बनाए थे। ठीक है, अगर किसी को नोट्स चाहिए मेरे नेट की तैयारी के लिए दिसंबर के लिए, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9353447227, तो इस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ नोट्स कंप्लीट मिल जाएगी। देखिएगा अपने बिल्कुल नोट्स से डायग्राम अच्छे से मैंने बना रखा है, मतलब जितना भी हो सका अपने जो निजी नोट्स हैं मैंने जो ये आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इसके अंदर देखिए मैंने डायग्राम से अच्छे से बना रखा था। देखिए पूरी आगे डिटेल भी मैंने दे रखी थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल अपने जो है नोट से ही आ गया था। यानी कि नोट से तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बना रखे हैं, वो इसी से ही आते हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे नोट से आ गया, हालांकि पेपर बनाने वाले ने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने वो बना रखी है। तो आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कैसे था, देखिएगा जो आपका ये क्वेश्चन आ गया था कि डालों का क्रम लगाएं। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले उत्तल आ जाएगा और लास्ट में अवतल होगा। तो जिसने ये सीक्वेंस में सही लगाया उसका राइट आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तल ढाल होती है क्योंकि यहाँ शुरुआती अपर्तन शुरू होता है। उसके बाद मुक्त पृष्ठ ढाल होती है क्योंकि वहाँ क्या है एकदम खड़ा ढाल होता है, यहाँ कोई भी मलबा ठहरता नहीं है। फिर सरल रेखी और लास्ट में अवतल ढाल होती है। तो इस प्रकार ये आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, कई स्टूडेंट ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिया होगा तो वो गलत हो गया है। तो सबसे पहले आपकी आर्गन गैस आती है जो 0.93% है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% है। ठीक है, उसके बाद में हीलियम है 0.005 और हाइड्रोजन लास्ट में है। प्रीवियस ईयर 18 जून को जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो आपका दिसंबर के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछ रखा था कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपकी हाइड्रोजन है। क्योंकि अब सीक्वेंस देखेंगे, जो गैसें की मात्रा जितनी ज़्यादा उनका उल्टा क्रम उसका वर्टिकल के अकॉर्डिंग है। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये वायुमंडल में सबसे नीचे तक पाई जाती है। ठीक है, करीबन 100-120 किलोमीटर तक। ठीक है, तो हाइड्रोजन की मात्रा सबसे कम है, तो ये सबसे हाइट पर पाई जाती है। ठीक है, तो और जो सूर्य के अंदर जो गैसें मैली वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइट बढ़ने के साथ जो क्या है मतलब हाइड्रोजन गैस मतलब ज़्यादा हाइट तक पाई जाती है, लेकिन सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। ये हाइड्रोजन के बारे में फैक्ट याद रखना, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब की बार भी उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हाइड्रोजन याद रखना कि हमेशा सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक पाई जाती है, लेकिन सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो यही हो गया। अगला आपका इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके अंदर यूएसए में हरिकेन था, पता नहीं टोर्नेडो था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या था, लेकिन उसके अंदर ये पूछ रखा था किस महीने में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उसके अंदर अप्रैल जून ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछ रखा था आपका, कौन सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से संबंधित नहीं है। जो भारत का दक्षिण पश्चिमी मानसून से संबंधित नहीं है तो इसका पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा। कई इसके अंदर वो ऊपरी वायु संचरण करके आ गए होंगे, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ राइट है, क्योंकि यहाँ मानसून नहीं पूछा गया, यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक पूछ रखा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून। पश्चिमी विक्षोभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों के अंदर वर्षा होती है, जो आपके भूमध्य सागर से जेट स्ट्रीम धाराएं चलती है। ठीक है, तो मतलब पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है, ना कि आपका जो है गर्मियों के अंदर। तो इनको भी प्रभावित करता है आपका एल नीनो ला नीनो का जो कॉन्सेप्ट है वो इनको के अंदर ही आता है। तापमान का स्थल जल का गर्म या ठंडा होना वो तो मेनली है ही क्योंकि तापीय संकुचन संकल्पना जो है मानसून रिलेटेड है। ऊपरी वायु संचरण भी है, आपकी जो जेट स्ट्रीम वगैरह चलती हैं। ठीक है, तो वो ऊपर का सर्कुलेशन भी काम करता है, तो इसलिए ये हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का। 18 जून को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर जो ये अल्फा बीटा गामा का आपका डेफिनेशन के साथ मैचिंग का क्वेश्चन था। अब की बार एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया कि अब की बार है ना पड़ोसी कॉन्सेप्ट से फिर क्वेश्चन उठा लिया, उनके फॉर्मूले उठा लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे बीटा का आपका
एजिज बटा वर्टेक्स आ जाएगा। तो ये मैच हो रहा था एक, और एक आपका थीटा का था, थीटा का इसके अंदर डायमीटर बटे में कुछ ऐसे था, तो ऐसे मिलके हो रहा है, ये दो मैचिंग होते ही वो क्वेश्चन बन रहा था। तो थीटा बीटा गामा ऐसे क्वेश्चन आपका इसके फॉर्मूले का मैचिंग में क्वेश्चन था। और फिर 18 जून का आपका पेपर उठा के देख लीजिए, उसके अंदर ये मैचिंग के अंदर की स्टेटमेंट थी, और अब की बार फॉर्मूले दे दिए। इसे कहते हैं पड़ोसी कॉन्सेप्ट पे पेपर बनाना। एग्जामिनर ने कम टाइम में पड़ोसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो ये होता है पड़ोसी कॉन्सेप्ट पे पेपर बनाना, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी कॉन्सेप्ट पे पेपर हमेशा ही बनते हैं जब कम टाइम होता है तो, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका पानी पल्ली ढाणी आदि का संबंध किससे है? तो हेमलेटेड रूरल, यानी कि जो आपकी हेमलेटेड प्रकार की जो बस्तियां हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। पल्ली ढाणी हरियाणा के अंदर फेमस है। हरियाणा के अंदर ऐसे बोलते हैं कि ढाणी, खेतों में ढाणी बना लिया, अलग अलग घर बना लेते हैं, तो उन्हें हेमलेटेड रूरल जो सेटलमेंट होती है उन्हें बोलते हैं, ठीक है। और किस परत को केनली हेविसाइड परत कहते हैं? तो ई परत इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आपकी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो आपकी देखिएगा, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर से बनता ही बनता है, थोड़ा टेक्निकल आता है, लेकिन ये जो आपके अगर किसी ने डेप्थ में पढ़ रखा होगा तो आसानी से बन गया होगा। तो केनली हेविसाइड परत जो है वो क्या ई परत को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर इजी क्वेश्चन आया था कि किस फसल के लिए वर्षा कम आवश्यकता होती है? तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन था शायद, तो उसके अंदर जो आपका तो कपास जो है, उसके अंदर ऑप्शन में चाय भी था, जूट, पटसन था और रबड़ था। तो कपास को सबसे कम होती है, कपास के लिए आपके 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा की जरूरत होती है, बाकी को सबसे ज़्यादा होती है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के लिए कौन से क्यों हो रहा है? तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन, मतलब थोड़े स्टेटमेंट लाइन से क्वेश्चन है, तो इसके अंदर एक मैन था आपका गैसों के आयतन मात्रा में परिवर्तन बढ़ना। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। तो जो इसी की कहानी, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा घटे बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी। तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन आया वो था आयात का क्वेश्चन आया था कि भारत 2021-22 में किन वस्तुओं का सबसे ज़्यादा आयात निर्यात करता है? तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑप्शन में था, रासायनिक खाद ऐसा कुछ ऑप्शन में था। तो इसके अंदर दोनों में कन्फ्यूजिंग सा है, शायद इसका रासायनिक ही आएगा, लेकिन एक्यूरेट आंसर किया जाए तो पता चलेगा, लेकिन ऐसा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भारत में खरीफ रबी फसल जो आपकी हैं वो खाद्य फसलें हैं, चावल आदि का उत्पादन पूछा गया था कि भारत में खरीफ और रबी की जो खाद्य फसलें हैं उनका जो उसके अंदर चावल दालें हैं उनका उत्पादन का अनुपात क्या है? 4:1, 2:1, लगभग समान। तो इसका लगभग समान ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में थोंथवेट का क्लासिफिकेशन पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा क्लासिफिकेशन उन्होंने जो फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन किया था उसके अंदर नहीं किया था। तो उसके अंदर आपका जो ऑप्शन में दे रखे थे कि वर्षण का प्रभाविता, तापीय दक्षता, वर्षण का मौसम वितरण, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। इसके अंदर जो एक और 4 ऑप्शन था, वर्षा की प्रभाविता और तापीय दक्षता एक साथ दे रखा था, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों आपके किए हुए थे, ठीक है। दृष्टि की बुक आप देखोगे उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, दृष्टि की बुक से काफी क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे तीव्र महासागरीय तरंगें कहाँ पर चलती हैं? तो ये आपका प्रीवियस रिपीट है, जून के अंदर भी पूछा गया। तो पश्चिमी भाग है, जो महासागरों का पश्चिमी भाग है ना, वहाँ सबसे ज्यादा तीव्र तरंगें, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो आपकी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में चलती है। तो महासागर का पश्चिमी भाग पूछा गया, ना कि महाद्वीप का। तो महासागर के पश्चिम में, तो आपकी पश्चिमी भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका सुनामी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, स्टेटमेंट थी कि सुनामी तरंगें तट की तरफ आती है तो क्या होता है? तो तट के पास जब आती है तो उनका वेग कम हो जाता था, ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपके दे रखे थे। अगला क्वेश्चन है आपका जो आपके भारतीय ज्योग्राफर हैं, भारत के भूगोलवेत्ता है, उनका सबसे पहले कालक्रम अनुसार दे रखा था। तो सबसे पहले आर्यभट्ट आ जाएगा, क्योंकि आर्यभट्ट सबसे पहले भारत के ज्योग्राफर थे, जो एज ए ज्योग्राफर थे। क्योंकि आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि भारत का पहला सैटेलाइट जो आर्यभट्ट है वो 1900
1875 पता नहीं 1975 है, उसके अंदर छोड़ा गया था, सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो उससे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपका भास्कराचार्य सैटेलाइट बाद में छोड़ा गया था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ ज्योग्राफर पूछ रखे थे, तो सबसे पहले आर्यभट्ट था और एक ही ऑप्शन में ऐसे था। उसके बाद में बाकी सीक्वेंस के ऑप्शन याद नहीं है क्या क्या था, लेकिन ऑप्शन में यही थे। तो आर्यभट्ट सबसे पहले जिस ऑप्शन में था, एक ही ऑप्शन में था, तो वही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा कि कौन से भूगोलवेत्ता व्यवहारवाद मानवतावाद से संबंधित नहीं थे। तो इसके अंदर जो आपका हॉटसॉन आ जाएगा, उसके अंदर आपका गोल्ड, प्रेड, वॉलपर्ट ये ऑप्शन में दिए हुए थे, तो हॉटसॉन आ जाएगा। ये बाकी सारे व्यवहारवादी भूगोलवेत्ता है, ठीक है, बिहेवियरल ज्योग्राफर है, बाकी ये नहीं है हॉटसॉन। अगला था आपका मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी विचारधारा का संबंध किससे था? हालांकि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बाद में आया था, तो इसका बिहेवियरलिज्म ऑप्शन आएगा राइट आंसर। बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद से संबंधित था, क्वांटिटेटिव से नहीं था, ये थोड़ा गलत लिखे गया। अगला देखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ था आपकी शेफर और हॉटसॉन के विवाद से रिलेटेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो जिन्होंने शेफर और हॉटसॉन का विवाद आपके सिलेबस में सीधा उठा लिया वहीं से ही। अगला आपका जो है मैगेलन है, जेम्स कैप्टन कुक है, कोलंबस है, इनका मैचिंग में क्वेश्चन था, यानी कि इन्होंने क्या क्या खोज करी थी वो मैचिंग में क्वेश्चन था। और एक आपका क्वेश्चन था देखिएगा कि 34-35 क्वेश्चन जो मुझे याद आए, क्योंकि मैंने खुद भी पेपर दिया था, ठीक है। मेरा नेट क्वालिफाई है, ठीक है, और मैं जेआरएफ की खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं आपको साथ में प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, अपना शेयर करता हूँ चीज़ें। तो यहाँ द्वितीय क्रियाकलाप में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो नीले रंग के प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? लाल प्रयोग किया जाता है। और तृतीय के लिए आपके क्या प्रयोग किया जाता है? गुलाबी या फिर सफेद यूज किया जाता है। और पंचम के लिए आपके गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर हर बार पूछा जाता है, लेकिन अब की बार थोड़ा यूनिक पूछ लिया, नीला रंग। तो आपको देखे हुए जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर जाओगे, ठीक है, तो इंडस्ट्री के अंदर जाओगे आप, तो वहां ज्यादातर तो कर्मचारी है वो नीले रंग के ही कपड़े पहने हुए मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो उनको नीला कलर जॉब कहते हैं, ठीक है। तो द्वितीय क्रियाकलाप में आपके उद्योग आ जाते हैं, इसलिए ये आपका ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, ठीक है, और हम नोट्स दिखा, और भी क्वेश्चन है जो कुछ मैंने जैसे दिखाया कि आपके क्वेश्चन नोट से आया था। और एक जो आपका यहाँ अपर मतलब जो आपके अपक्ष से रिलेटेड था, स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, उसके अंदर ये दे रखा था कि जो स्टेटमेंट इनमें से कौन सी गलत है। तो एक स्टेटमेंट गलत थी, उसके अंदर ये पूछ रखा था कि जो मतलब जो भौतिक अपक्ष है भाई, यानी कि जो सूर्य तप अधिक होने के कारण जो यांत्रिक पक्ष अधिक होता है वो रासायनिक पक्ष अधिक होता है, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भौतिक मतलब सूर्य तप के कारण रासायनिक पक्ष नहीं होता बल्कि भौतिक पक्ष होता है। तो ऐसा एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, तो वो आरामदारी से मतलब अगर पढ़ा हुआ अपने कॉन्सेप्ट के साथ तो वो निकल गया था। तो ये मैंने जो नोट्स बना रखे हैं तो कहीं ना कहीं वही काम है। और दूसरा आपका देखिएगा यहाँ सिटी रीजन से आपकी बार जो मैचिंग में बुक आई थी वो सेटलमेंट ज्योग्राफी थे, सिटी से रिलेटेड पुस्तकें थी। तो कौन कौन सी थी? एक तो ये पूछ रखी थी सिटी रीजन एंड रीजनलाइजेशन, R.E. डिकिंसन, ठीक है। और एक ये पूछ रखी थी ऐसे ही द सिटी, तो पार्क मैकेंजी ने, ठीक है। अर्बन ज्योग्राफी, ऐसे मतलब ये ज्योग्राफी की इन्हीं में से वो पुस्तकें आई हुई थी। एक्यूरेट में थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लेकिन यही क्वेश्चन, यही पुस्तकें थी सिटी से रिलेटेड, जो भी पुस्तकें हैं आपके सेटलमेंट से रिलेटेड। और एक ये भी थी, मैचिंग में था मतलब ये पुस्तकें आपके सिटी इन इवोल्यूशन पेट्री गेडीज, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से मैचिंग में क्वेश्चन आए हुए थे। तो अपने नोट से बिल्कुल जो मैंने एक्यूरेट इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें यहाँ लिख रखी है। दूसरा आपका ये देखिएगा कॉन्वर्सेशन वाला अच्छे तरीके नोट्स में मैंने मेंशन कर रखा है। नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। हिंदी मीडियम के थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आगे सुधार करके हम अच्छी राइटिंग के बढ़िया नोट्स और भी आपको देंगे। हालांकि राइटिंग मायने नहीं रखता, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये देखिए जीन गार्टमैन का हमने मेगालोपोलिस अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी प्राथमिक क्रियाकलाप का जैसे जो आपका आया था, तो हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं आया। ये देखिएगा मैंने लिख रखा कि द्वितीय क्रियाकलाप नीले रंग को दर्शाता है, स्पेशल हाईलाइट कर रखा है, तो ये देखिएगा। और उसके बाद में तो इस प्रकार से ये 34-35 क्वेश्चन जो हमें याद थे, जितने हमने कोशिश करी। और सेकंड पार्ट में हम बाकी के बच्चे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जैसे जैसे याद आएंगे स्टूडेंट मुझे बताएंगे, तो मैं वो उनकी वीडियो बना दूंगा। तो ये 34 क्वेश्चन आप 35 क्वेश्चन हमने करे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से आपके क्या ऑप्शन लगा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके जून में मतलब आपके री एग्जाम में आए हुए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए नोट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ। कई यहाँ राजस्थान के जो टीचर हैं, कोई और अदर स्टेट के हैं, वो हरियाणा की तैयारी करा रहे हैं। उनको एक बात कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ ये हरियाणा है प्रधान है,
हरियाणा ने नहीं, हरियाणा का पता है, दूसरे स्टेट का आप नहीं करा सकते, आप अपने ही स्टेट की तैयारी करवा लें, हरियाणा वाले खुद ही संभाल देंगे, ठीक है भाई। हाँ, यहाँ कोई जैसे हरियाणा पीजीटी की तैयारी करा रहे थे तो वो मेंस लिखाने लग गए सीधा, वो बैच बेच रहे थे अलग स्टेट के, कोई राजस्थान एमपी के टीचर हरियाणा पीजीटी की तैयारी करा रहे थे बता, और वो सीधा मेंस लिखवा दिया। अब बोलो, इसलिए उन्हें ये कहना चाहूँगा कि भाई ये हरियाणा प्रधान है, हरियाणा के बारे में हरियाणा रे नहीं समझ पाए तुम तो समझेगा कि, तो उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब जो स्टेट का यार, मैं जैसे राजस्थान की तैयारी मैं नहीं करवा सकता, राजस्थान की वैकेंसी हुई, अब हरियाणा के तो हरियाणा की तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा, बाकी अपने लोग कुछ भी करते रहे, लेकिन जो स्टेट के भाई जो ग्राउंड से जुड़े होते हैं वही अपना काम करवा सकते हैं। तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच जो है जल्दी शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं जल्दी मतलब टाइम अभी थोड़ा आंसर की तक का वेट कर रहे हैं, जैसे आंसर किया जाएगी तो उसके बाद में जल्दी मतलब कोशिश रहेगी, इलेक्शन के बाद HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर होंगे प्री होगा, तो उसकी तैयारी मैं करूँगा आपको बेस्ट नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आज मैं अगली वीडियो जो सिलेबस से रिलेटेड डालूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और आपको मतलब वीडियो कैसी लगी और पूरा और क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे, धन्यवाद।